नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गार्गी सारस्वत। एनसीईआरटी की कक्षा 8 की हिस्ट्री की किताब में 1857 से लेकर 1947 तक की एक विस्तृत व्याख्या आती है भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों की। एनसीईआरटी की नई किताबों में इन अध्यायों में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। क्या बदलाव हैं और उनके बारे में आपकी क्या सोच है? क्या ये बदलाव किसी पॉलिटिकल प्रेशर में किए हैं या भारत के अंदर वास्तविक तौर पर बच्चों को इनके बारे में पहले भी पता होना था? आप पूरी वीडियो को देखकर अंत में अपनी राय जरूर दीजिएगा। पहला बदलाव आपको देखने को मिलता है कि पुरानी जो धारणाएं थी उनको तोड़ दिया गया। नई किताबें एनईपी 2020 को फोकस करती हैं। अब इसको कुछ नेताओं और कुछ महान आंदोलनकारियों तक सीमित न रख के जिसने स्वतंत्रता के आंदोलन में अपना योगदान दिया वहां तक लाने की कोशिश की गई है। तो यहां हम देखते हैं कि पुरानी किताबें ये बताती हैं कि विभाजन का एक बहुत बड़ा कारण कांग्रेस और मुस्लिम लीग की असहमति थी, लेकिन नई किताबों ने ये चीज स्पष्ट करने की कोशिश की है कि गांधी जी और कांग्रेस खिलाफ थी। यहां तक कि बहुत सारे मुस्लिम नेता भी विभाजन के खिलाफ थे, लेकिन मजबूरी में विभाजन करना पड़ा और मुस्लिम्स का एक बहुत बड़ा वर्ग पाकिस्तान नहीं जाना चाहता था। तो यहां जो पुरानी धारणाएं थी कि मुस्लिम सदैव पाकिस्तान जाना चाहते थे, उसमें एक दरार पैदा की गई है। दूसरा एक सबसे बड़ा अंतर यहां दिखाया जाता है। हम सब पढ़ते हैं कि हमें जो आजादी मिली उसके पीछे का कारण था कि अंग्रेज हमसे डर गए थे, लेकिन इस बार इन किताबों में आजाद हिंद फौज का खौफ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों का बिल्कुल चकनाचूर होना, उसके बारे में, और सबसे सुखद बात 1946 का नेवी और एयरफोर्स का विद्रोह, जिसे रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह भी कहते हैं, अहिंसा और कांग्रेस के आंदोलनों, सबको एक बहुत बड़े लेवल पर, व्यापक लेवल पर क्रेडिट दिया है कि ये तमाम कारण थे जिनकी वजह से भारत के अंदर अंग्रेजों को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। कोई एक कारण नहीं बताया गया यहां तीसरा बदलाव जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुआ है। हम 8वीं क्लास में इसको बहुत थोड़ा सा पढ़ते हैं कि गांधी जी ने या रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी उपाधियां लौटा दी, इसके अलावा हम कुछ नहीं पढ़ते। लेकिन इस बार इन किताबों में इसको गहराई से वर्णन किया है। किताब में साफ साफ इस औपनिवेशिक सोच पर कुठाराघात करते हुए लिखा है कि ब्रिटिश सरकार ने आज तक अपने शर्मनाक और क्रूर कृत्य के लिए भारत से कोई औपचारिक माफी 2026 तक नहीं मांगी है। तो ये बच्चों की एक क्रिटिकल समझ पैदा करेगा जो ये कहते हैं कि अंग्रेज भारत नहीं आते तो हम शायद एक सभ्य समाज नहीं बन पाते। तीसरा बदलाव के बाद चौथा बदलाव यहाँ 1946 का डायरेक्ट एक्शन है, जिसके बारे में हम पहले की किताबों में केवल एक लाइन पढ़ते हैं कि 1946 में मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे को कॉल किया, बल्कि इस किताब में यहाँ आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग ने इस भयानक सच को किस तरीके से सामने रखा। यहां देखें कैसे भड़काऊ भाषण या पर्चों के जरिए कलकत्ता में भयंकर सांप्रदायिक दंगे कराए गए जो कि मुस्लिम लीग के आह्वान पे हुए थे, और केवल भाषण नहीं थे, कुछ पर्चे भी सर्कुलेट किए गए थे जिसमें हजारों बेगुनाह मारे गए। किताब बताती है उस घटना के बारे में जिसके बाद हिंदू और मुसलमान कभी एक नहीं हुए और यहीं से भारत के विभाजन की दरार तय हो गई। पाइका विद्रोह जैसे विद्रोह जो कि 1817 में ओडिशा में हुए, और इस तरीके के जनजातीय आंदोलन थे जिनने एक बहुत बड़े लेवल पर भूमिका निभाई थी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में। ऐसे क्षेत्रीय विद्रोहों, ऐसे क्षेत्रीय नायकों को भी इस बार इस किताब के अंदर सम्मानित किया गया है, क्योंकि लड़ाई केवल बड़े शहरों में बड़े नेताओं ने नहीं लड़ी थी, हर क्षेत्र पर किसानों ने, आदिवासियों ने और आम जनता ने भी इस संग्रह में बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो एनसीईआरटी की किताब ने इस बार फैक्ट से अलग मल्टी डायमेंशनल सोच को रखा है, जहां आप जैसे, हम जैसे कई लोगों को सोचने पर मजबूर करा जाए कि ये जो 1857 से 1947 तक का समय है और उसके बाद की आजादी, उसे पाने के लिए हमने कितनी कीमतें दी और कौन कौन इसके पीछे जिम्मेदार है। आपको क्या लगता है, ये विस्तृत नजरिया आज के बच्चों के लिए जरूरी था या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।